भाव पिछले एपिसोड में जो हमने बातें की थी तब से अब तक काफी कुछ हमने बदलते हुए देखा है अभी तक सीजेपी का आंदोलन, और उस पर आपने काफी कुछ बताया था। काफी बड़ा वो आंदोलन हो गया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। अभी फिर बिहार चुनाव के नतीजे भी आ गए। बहुत सारे लोग और इनफैक्ट जो पूरा लेफ्टिस्ट वर्ग है ये जो बिहार में अभी नतिया और बाकी चुनाव के नतीजे आए हैं उसको सेलिब्रेट कर रहा है इस आधार पर कि ये कहीं ना कहीं युवाओं में बीजेपी की जो जड़ है वो उसको हिलाकर रखती है। आप कैसे देख रहे हैं जो अभी ये सब कुछ नजर आ रहा है? क्या इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इस आंदोलन का? देखो, अमेरिका का जो अध्यक्ष है डोनाल्ड ट्रंप, उसने मोदी के बारे में एक कमेंट की, मुझे याद आती है कि मोदी इज अ हार्ड बार्गेनर। तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इन्होंने शुरू में तय कर दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान को निकालना है। अगर फटाफट निकाल देते तो बचता क्या? तो बार्गेन जो होता है वो आप कीमतें चढ़ाते उतारते रहते हो। तो 3 हफ्ते अगर ये नहीं चला होता तो दूसरा या तीसरा और इस्तीफा मांगा जाता। तो इसलिए जितना करते हो करो, और आप भी थक जाते हो ना। आंदोलन की एक बात होती है कि गवर्नमेंट के पास जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उनका काम ही है रास्ते पर खड़े रहो। आम आदमी जब आंदोलन में उतर जाता है उसके लिए प्रॉब्लम होता है कि आप कितना लंबा खींचोगे, तो ये हो जाता है। और जिस ढंग से वांगचुक को उठाकर लेके गए, राहुल गांधी को उठाकर लेके गए। अब राहुल गांधी के बारे में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, उनको भी उठा के लेकर गए। ये बात समझो, इसके पहले राहुल गांधी को कभी पुलिस ने हाथ नहीं लगाया था, उनका रिस्पेक्ट किया जाता था। ये पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी को खाकी वर्दी वाले उठाकर लेके गए, और सिर्फ उठा के नहीं, घसीट कर लेके गए। इसका मतलब समझते हो? एक नई परिपाटी बन गई। इसके बाद कोई भी लखनऊ में हो या जयपुर में हो, कहीं भी खाकी वर्दी वाले राहुल गांधी को उठाकर घसीट कर ले जा सकते। आज तक ये नहीं हुआ था। इसलिए बोलते हैं ना, वो बंदी मुट्ठी लाख की। तो गांधी परिवार से होने का जो फायदा मिल रहा था वो अब खत्म हो गया। और मैं बहुत सारे मीडिया के समझ में कैसे नहीं आया, क्योंकि मीडिया आजकल बस चटपटी खबरें करता है, बाकी खबर तो देते ही नहीं। तो राहुल गांधी को उठाकर लेके गए, उसके बाद उनके एक पांव में जूता तक नहीं था। मेरा ख्याल है बाएं पैर में उनका बूट था और दायां पैर जो था खाली था। अब ये पुलिस जो कोई हवलदार है वो उनको कान में जाकर बोलता है कि भाई ये सरकार हटाओ, लेकिन वही हवलदार उनको जूता पहनने का भी अवसर नहीं देता। अब लॉजिक बोलो कहां है? तो ये बात होती है। हाँ, एक बात है कि जो कोई आंदोलन हुआ, बवाल खड़ा हुआ, वो सब मीडिया में बहुत हुआ। आम जनता तक इसकी क्या खबर है? कुछ भी नहीं है। आंदोलन जो होता है, जो ट्रेंड सेटर होता है, जो बदलाव करता है, वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए, जनता में होना चाहिए। ये जो जंतर मंतर पर थे सब लोग, वो खाने पीने वाले भरपेट लोग थे। आंदोलन भूखे पेट से निकलता है, और इसलिए वो एक मेला था जहां टाइम पास के लिए आ जाओ, मंच पर चढ़ के बैठो या बैरिकेड्स पर चढ़ के बैठो, अपने अपने रील बनाओ, गाना गाओ, खाने पीने की सुविधा थी। इसको आंदोलन नहीं कहते, इसको आंदोलन नहीं करते, और इसलिए इसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक बात मैं मानता हूं, शायद एक चालाकी गवर्नमेंट ने की है कि इसके साथ साथ अगर इतने खुली मस्ती करने को मिल रही है तो 2800 से ज्यादा कुछ लोग क्रिमिनल वहां पहुंच गए, और उनके आराम से फिल्मिंग वगैरह हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, और अब सब पर एफआईआर चढ़ गया। ये तो रिकॉर्ड पर है ना। अब सरकार ने बोला स्टूडेंट पर नहीं होगा, तो स्टूडेंट 15-16 साल का बच्चा है, उस पर कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो सीलमपुर वगैरह कहाँ के नामचीन गुंडे जो शाहीन बाग में थे, जो किसान आंदोलन में थे, उससे भी छूटे हैं, वो मिले, वो पकड़े गए। अब उनकी लंका लग जाएगी, दिपके निकल जाएगा। लेकिन इसके कारण सरकार को एक एडवांटेज मिला है। एक बात होती है, हमारे घर में कुकर होता है, मैं हमेशा बोलता हूं कुकर की भाप निकलती रहनी चाहिए। तो अब ये होने के बाद जेएनयू के कुछ डफली गैंग वाले, टुकड़े गैंग वाले वहां बैठे, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो उसमें जो एक
नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया, उसका गुस्सा था वो निकल गया, ऑल इंडिया निकल गया। तो ये जरूरी होता है, ये जरूरी होता है। और इसलिए सरकार, अब दूसरी बात है, इसका कैपिटल करते करते अपोजिशन भी अच्छी तरीके से थक गया है। तो अब क्या होगा, अब जो कुछ 10-12 दिन बचे हैं पार्लियामेंट के, उसमें ये अपने सारे बिल बुलडोज करके लेके जाएंगे। तो ये असली खेल होता है। देखो, राजनीति आपको दिखती है वो नहीं होती, राजनीति आपको जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे कुछ हो रहा है, उसको राजनीति बोलते हैं। जो ड्रामा है, देखो एक ड्रामा हम देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो फिल्म में एक बात होती है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, हमको जिस पर गुस्सा आना है गुस्सा आता है। वो सास बहू देखकर घर में महिलाएं रोती है और सीरियल का टाइम खत्म हो गया तो आंखें पूछते और गैस के पास जाकर खड़ी होती, शाम का खाना पकाना है। समझी क्या हो गया? आंदोलन का मतलब एक सीरियल का एक एपिसोड हो गया। और वही जो नाम बार बार लिया जाता है, सास भी कभी बहू थी। तो ये जो जनता पर बच्चे इकट्ठा हुए थे, चिल्ला रहे थे, वो भूल गए कि जो 75 साल का ऊपर बैठा है वो भी कभी बहू था। मोदी जी का पब्लिक लाइफ कहां से शुरू हो गया आपको याद है? 74 गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, वहां से मोदी जी पब्लिक लाइफ में आए। बाद में आरएसएस बीजेपी का काम करना उन्होंने शुरू किया, लेकिन आए कहां से? नवनिर्माण से आए। तो जेनजी बोलते, उस समय का वो जेनजी था। उस समय 6 महीने से जयप्रकाश नारायण लगे रहे थे बिहार में, लेकिन वो अब्दुल गफूर का रेसिग्नेशन नहीं ले पाए थे। लेकिन चिमनभाई पटेल का रेसिग्नेशन हो गया 1 महीने में। जिन बच्चों में लिया, उन बच्चों में से एक बच्चा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी। तो ये समझना जरूरी होता है। हमारे यहाँ क्या हो गया, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जो जर्नलिस्ट बने आजकल, वो सिविक्स पढ़े, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़े। इसलिए वो सिविक्स जो होती है वो थियोरी होती है, लेकिन वो थियोरी कहां से निकल के, जिस ज्योग्राफी पर इतिहास घड़ता है, हिस्ट्री होती है, उससे जो रूल्स निकल कर आते हैं उसको सिविक्स बोला जाता है। तो ये 90% 100% सिविक्स पढ़े हैं, लेकिन इनको कोई हिस्ट्री और ज्योग्राफी मालूम नहीं है। इसलिए जमीन पर नहीं होते, किताब में होते। तो ऐसे आंदोलन से कुछ निकलने वाला नहीं है। हाँ, कानून वगैरह तो कर दिया उन्होंने, अब जो फंसे हैं उनको निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। करो करो, कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि जो लोग, मैंने बोला ना अभी कि ज्योग्राफी नहीं देखते और ज्योग्राफी पर जो घटना हो रही है वो नहीं देखते, ये भूल गए कि 2 साल पहले अगस्त 24 बांग्लादेश में कुछ हुआ था। और मैं तब से बोल रहा था कि इसका इंपैक्ट भारत के हिंदुत्व के आंदोलन पर होगा। उसके बाद हरियाणा का चुनाव हो गया, लगातार क्या हुआ हम देख रहे हैं। अब ये सब चल रहा है, इसी वक्त जिंजी की गवर्नमेंट जो नेपाल में बैठी है उसकी हालत देख रहे हो। नेपाल चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है भारत को कि भैया जिंजी आएगा तो ऐसा होगा, समझे? ये जिनके दिमाग में नहीं आता उनको जर्नलिस्ट बोला जाता है, उनको एनालिस्ट बोला जाता है कि बगल में तो है। और कहां है? नेपाल की पूरी साउथ बॉर्डर उत्तर प्रदेश से सटी हुई है। तो ये सब नहीं देखे। हाँ, बाकीपुर दतिया बोलते रहेंगे। पूरा विपक्ष उसी की बात कर रहा है, प्रशांत किशोर की विजय को इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफी ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है पूरे विपक्ष में। बिल्कुल है। देखो, प्रशांत किशोर की जीत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसमें आरजेडी की खटिया खड़ी हो गई, लालू का जमाना खत्म। अब बिहार की राजनीति में नया चेहरा उभरा है। एक पूरा, अगर देश की राजनीति समझने की कोशिश करो तो एक बात समझ लो कि देश ने मान लिया है और खुद प्रशांत किशोर ने बोला है कि अगले कम से कम 3 दशक 30 साल बीजेपी सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर रहेगी। ये बीजेपी आई कहां से? 3-4 राज्यों में थी, होते होते नेशनल पार्टी बनी है। तो वोटर ने उसको नेशनल पार्टी बनाया, अब वोटर ही रियल अपोजिशन पार्टी बनाएगा।
वोटर थक गया है कि राहुल गांधी के नौटंकी से कुछ होने वाला नहीं। हमको मोदी के लिए अच्छा रिस्पॉन्सिव कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन चाहिए। तो उसका अंकुर निकला है, तो वो है प्रशांत किशोर। अब स्टेट से निकलकर अपोजिशन खड़े होता जाएगा और जो ट्रेडिशनल अपोजिशन पार्टीज है वो खत्म होते जाएंगे। आप देखो उद्धव ठाकरे कहाँ है, शरद पवार की पार्टी कहाँ है, ममता की हालत देख रहे हो, अखिलेश की हालत बहुत जल्दी वही होने वाली है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, क्षेत्रीय अपोजिशन जो पार्टियां हैं उनकी हालत देखो तो पता चलेगा कि प्रशांत किशोर का इंपॉर्टेंस क्या है। प्रशांत किशोर एक अपोजिशन का नया चेहरा बनकर उभरेगा। और ये सबसे बड़ा संकट बीजेपी पर नहीं है, ये सबसे बड़ा संकट क्षेत्रीय और नेशनल अपोजिशन पार्टी पर है। लेकिन ये बात हमारे इंटेलेक्चुअल को समझने में और 4-5 साल लगेंगे। 29 के बाद बोलेंगे वो प्रशांत किशोर का था ना। हमने कॉलेज के समय में एक जोक पढ़ा था, सुना था, बहुत बढ़िया जोक था वो। जो उस समय तो दुनिया में टावर कम होते थे, एम्पायर स्टेट। तो एक जोक सुना था कि 4 बच्चे इकट्ठा रहते थे कोई 112 वगैरह नंबर के मंजिल पर। तो लिफ्ट बंद हो गई तो बोले भाई क्या करेंगे, बोले चढ़ते जाना पड़ेगा, क्या करेंगे। तो बोले टाइम पास के लिए एक एक कहानी सुनाएंगे और एक की कहानी खत्म होने तक दूसरा बोलेगा नहीं। तो जब एक कहानी खत्म होती है, कोई 25-30 मंजिल आगे आ गए, दूसरे की शुरू होते हैं, आधे में चौथे नंबर का बोलते हैं अरे मुझे कुछ कहना, बोले नहीं 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 तेरा नंबर 4 है, तो अभी नहीं बोलेगा, अभी दूसरा चल रहा है, तीसरा होगा, फिर 13 नंबर आएगा। होते होते वो बोल रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, उसको बोलने नहीं देते। और जब 110वां मंजिल आ जाती है तब इसका नंबर आता है, बोलते अब बोल, तो बोला नहीं मैं चाबी भूल गया हूं। ये ऐसी अकल के लोग हैं ना जो हमारे एनालिस्ट है, उनको 110वीं मंजिल पर जाकर बताना पड़ता है कि भैया हम तो भूल गए, तो स्टेशन निकल गया है, हम बहुत दूर आ चुके। तो इस ढंग से होता है। इसलिए समय की बात समझो, माहौल समझो। जो माहौल होता है वो ट्रेंड सेटर होता है। ये जो अभी बांकीपुर में हुआ, दतिया हुआ, वो ये ट्रेंड सेटर नहीं है। और खुद प्रशांत किशोर ने बोला है कि सरकार तो नहीं बदलेगी, और उसने बीजेपी के जो नाराज वोटर है उनको बोला अरे यार मुझे वोट दो, सरकार तो बदलने वाली नहीं है लेकिन तुम तो नाराज हो ना। तो ये बात होती है, बहुत सारी चीजें समझना जरूरी होती। एक बात पिन पॉइंट करोगे इस कारण से तो वो नहीं होता जी। लेकिन बाबू जो आपने अभी इसके पहले बहुत अहम बात कही थी कि इसके जो दिख रहा है उसके पीछे की राजनीति जो है वो समझना बहुत अहम होता है। हमने देखा कि परिसीमन बिल को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि इसको रोकना बहुत जरूरी है, सरकार को परिसीमन बिल पर पारित नहीं करने दिया जाना चाहिए। प्लस एफसीआरए को लेकर भी जो अमेरिका का क्रिश्चियन संगठन है, इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न, उसने ये कहा है कि भारत में जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वैसा ही कुछ अब होगा एफसीआरए के बाद, अमेंडमेंट बिल आएगा। तो आप कहीं ना कहीं वो जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं उसके वो सारी चीजें अब उभरना भी शुरू हो गई हैं, सरफेस पे आना शुरू हो गया। नहीं, ये देखो बुलडोज करके लेके जाएंगे। उन्होंने जितनी संख्या आवश्यक है उसका गणित तैयार किया हुआ है, उसका गणित तैयार किया हुआ। इसलिए इन्होंने पहले 2 हफ्ते इनकी एनर्जी वेस्ट करने दी उनको। मुझे याद है जब गावस्कर बैटिंग करता था तब गावस्कर के सामने बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया बड़े फास्टेस्ट बॉलर होते थे। गावस्कर 3-3, 4-4 ओवर सिंगल रन भी नहीं निकालता था लेकिन आउट नहीं होता था। अब 4 ओवर डालने के बाद बॉलर भी थक जाता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, बाद में गावस्कर उनको ठोकता था। तो मोदी शाह समझने के लिए गावस्कर भी समझना पड़ता है कि इनके ट्रिक्स क्या है। आपको याद है 370 जो लाया वो कब लाया था? मानो सेशन खत्म होते होते 2 दिन के लिए एक्सटेंशन ले लिया और ले। तो मोदी शाह को पहले समझो, उनको हराना कोई मुश्किल बात नहीं, वो भी इंसान है ना, उनको हराना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन हराने के लिए उनकी टैक्टिक्स समझना पड़ता है। ये कहां चालाकी करेंगे ये भी समझना पड़ता है। लेकिन इनको देखो, हम ताश के पत्ते खेलते हैं तो हर एक को पत्ते डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। माना कि आपके पास इक्का है, तुरुप है, क्या जो कुछ है, सामने वाले के पास उतने नहीं है लेकिन उसके पास पत्ते हैं। और ताश के पत्ते खेलने में आंकड़े या महत्वपूर्ण पत्तों का इंपॉर्टेंस नहीं होता, आप किस ढंग से चालाकी से खेलते हो।
और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैं 2024 के चुनाव के नतीजे आने के बाद बोला था मैंने कि मोदी के लिए 240 वगैरह आंकड़े का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मोदी मीन्स मेजॉरिटी। जो अपनी दिमाग से पॉलिटिक्स खेलता है, दिखावे के नहीं। ये बाकी के है ना, वो कैमरे में फ्रेम में बैठने के लिए राजनीति करते हैं। अब जो कुछ वो कौन है, पप्पू यादव ने जो कुछ किया, ये दिखावा अच्छा है, खबर बनती है। जाते जाते टाइम पास मैंने एक बार बोला था कि राहुल है तो क्या बोलते आपने बोला था भाव क्या? आपने बोला था नमकीन है, मोदी है तो तो वैसी बात है। ये चटपटी खबरें बनाते, लेकिन पॉलिटिक्स निकलता कितना है उसमें? नहीं निकलता है। तो आपको पॉलिटिक्स में इन रियल सेंस जाना पड़ता है, आपको अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। अगर अल्टरनेटिव नहीं दोगे तो क्या करेंगे आप? देखो, एक बात होती है, मैंने यशवंत देशमुख को कहीं सुना था कि हमने सर्वे किया, लोगों को पूछा भाई सबसे अहम मुद्दा क्या है, तो बोले बेरोजगारी अहम मुद्दा है। लेकिन यशवंत देशमुख बोला ये आधा सवाल है, आधा सवाल है। उसको ये पूछना चाहिए कि बेरोजगारी का सवाल सॉल्व कौन करेगा, समाधान कौन करेगा? तो बोले हमने पूछा है, तो 29 में से 27% बोलते कि मोदी सॉल्व करेगा। इसका मतलब वो 29% मोदी के खिलाफ नहीं जाते, वो मोदी से नाराज हो गए, लेकिन बोलेंगे कि भाई करेगा तो मोदी करेगा, जो कुछ कम करेगा लेकिन करेगा तो मोदी करेगा। बाकी के नालायक है, ये कुछ करने वाले नहीं। तो ये जो फर्क होता है, ये अगर आप नहीं समझोगे तो आप एनालिसिस नहीं कर पाते। देखो, एक मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन दूसरे दिन उठकर डाइवोर्स लेने नहीं जाते। 2 दिन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ शुरू होता है कि भाई चाय बनाइए तो शक्कर नहीं है, ध्यान में आया तो कप या मग बजाएगा तो बीवी लाकर शक्कर देती है। ऐसे ऐसे बातें शुरू हो जाती, लेकिन घर टूटते नहीं। हमारी सोसाइटी जो है वो फैमिली वैल्यूज पर बनती है, लेकिन ये थियोरी में, पॉलिटिकल थियोरी में मिलता नहीं है ना। हम इतनी पॉलिटिकल थियरी दिमाग में बैठकर हम बैठाइए कि हमारे समझ में नहीं आता लोग क्यों कर गुस्सा। अब एजुकेटेड है, वो बोलेगा वो शराबी की बीवी है, उसको बोलेगा निकाल बाहर कर नालायक को। ये आपके लिए आसान है, उसके लिए नहीं, क्योंकि दिखाने के लिए पति घर में झोपड़पट्टी में रखना पड़ता है, वरना 4 गुंडे घुस आएंगे। तो इतनी मजाक नहीं है, थियोरिटिकली कुछ भी हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत भी समझ। और जो रास्ते पर जीने वाला लोग है ना, वो अनुभव पर थियरी बनाता है, वो थियरी से अनुभव करता नहीं। और इसलिए जो कुछ मैं देख रहा हूं, मुझे अजीब लगता है ये लोग जो बोलते हैं, क्या करते हैं। अब इतनी बड़ी नेपाल में बड़ी घटना हुई है, डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाता है, बोलते नहीं वापस हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो कहां से कहां पहुंच गए। और आज जो पूरा मीडिया जेनजी बोल रहा है, लोग देख रहे हैं कि नेपाल का जेनजी क्या कर रहा है, वो सरकार नहीं चला पा रहा। एक बात होती है, आपको अल्टरनेटिव विकल्प क्यों लगता है कि भाई ये गलत है, ठीक है, लेकिन करना क्या है? ये पानी गटर का है, इसमें मिलावट है, उसमें ये है वो है। अरे प्यास लगी है, करूं क्या बोलो। वो इसलिए बोलते हैं ना, जो समय पर प्यास है और पानी मिलता है वही गंगा जल होता है, पवित्र जल होता है। तो बात वो समझ लो, लोगों को आपको अल्टरनेटिव देना पड़ेगा, ना कि थिएट्रिक्स देकर आप सरकार बदलाव करेंगे। मंडे को अरविंद केजरीवाल ने बोला, राहुल गांधी जैसे कि प्रधानमंत्री आवास पर गए थे, वैसे ही वो भी प्रधानमंत्री आवास पर की तरफ मार्च करेंगे E20 को लेकर। आपको क्या लगने वाला है, केजरीवाल का क्या हवाला होने वाला है इस बार? वो राहुल गांधी से इंस्पायर्ड लगते हैं, सभी में वोट लगी हुई। नहीं, उसको दुख है कि नई आइडिया तो मैं निकालता था, ये इसने तो अब ये उसकी नकल करने लगा, है ना, क्योंकि इनके पास आइडियाज भी नहीं है। वो सिक्योरिटी जोन आपको उधर पहुंचने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने एक चालाकी की थी, उसको जंतर मंतर से नजर हटानी थी लोगों की, तो वो वहां जाकर लेट गया। अब वरना वो तो सिक्योरिटी जोन है, इसकी पैदाइश सिक्योरिटी जोन में हुई है। तो प्राइम मिनिस्टर के घर के आसपास की इतनी अकल नहीं थी, उसको घसीट कर लेके जाएंगे, उसको मालूम था, लेकिन उसको थिएट्रिक्स करने। आप राहुल गांधी को हाउस में देखो, कहीं मंच पर देखो, वो थिएट्रिक्स ज्यादा करते हैं, कंटेंट कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली मैं देख रही थी उनका अभी 3-4 दिन पहले का भाषण, तो मतलब
पॉज ज्यादा ले रहे थे, क्या बोलना चाह रहे हैं, भूमिका ही बनाई जा रही थी, कुछ समझ में नहीं था क्या जा रहा है। नहीं, मुझे तो अपोजिशन में बैठे बाकी सारे नेता लोग गणमान्य उनकी मुझे बहुत सिंपैथी है, दया आती है। हमारे ससुर थे, उन्होंने मुझे एक बड़ा मंत्र दिया था, बोला जिंदगी में कुछ भी कर लेकिन मूर्खों के हाथ के नीचे काम नहीं करना। ये हमारे ससुर ने बोला। वो बड़े टीचर थे, प्रिंसिपल थे वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने एक बढ़िया बात कही, पैसा कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, काम क्या है छोड़ दे, लेकिन बेअकल के साथ काम नहीं करना, क्योंकि वो दिमाग खा जाएगा, तुम्हारा है नहीं वो भी दिमाग खा जाएगा। तो आज विपक्ष की हालत हम इसलिए देख रहे हैं बुरी, क्योंकि राहुल गांधी इनका सरगना बैठा, अपोजिशन लीडर बना बैठा है। तो मुझे याद है 2024 के चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ गए थे, तब मैंने वीडियो किया था कि भले बीजेपी बहुमत हार गई है, लेकिन खुशी की बात देखो, राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनेगा, यानी ये विपक्ष को टोटली फेल्यूर करके दिखाएगा। आज अपोजिशन यानी राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता नहीं है, लेकिन विपक्ष को लेना पड़ता है कि उनको जो नहीं चाहिए उसको बिठाया। अब अपोजिशन लीडर खड़ा हो जाता है तो बाकी पार्टियों को चुप रहना पड़ता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर खड़े हो जाएंगे तो बाकी ट्रेजरी बेंचेस वालों को बोलने को नहीं मिलेगा, वैसे ही अपोजिशन लीडर खड़ा हो जाता है तो बाकी अलग अलग पार्टियां होंगी, लेकिन अपोजिशन ऑन हिज फीट। समझे क्या था ये? मैंने 2 साल पहले मेरे एक वीडियो में बोल के रखा है, बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है कि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर बनेगा। तो ये बात होती है, इसलिए इनका कोई भविष्य अपोजिशन में नहीं है इन पार्टियों का, इनको अलग होना पड़ेगा। और लोग वो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। प्रशांत किशोर की जीत, थलपति विजय की जीत, वो सीरियसली ले लो आप। इसका मतलब लोग बता रहे हैं जो एस्टेब्लिश, जिनको अपोजिशन माना जाता है, हमको वो नहीं चाहिए। लोगों ने अन्ना डीएमके को अलग थलग कर दिया। यहाँ प्रशांत किशोर आगे गया, इसका मतलब आरजेडी जाएगी। यहाँ मेरा ख्याल है वो कौन है, चंद्रशेखर आजाद है ना जी, वो शायद यूपी में बड़ी बाजी मारेगा। उसमें मुझे एक अल्टरनेटिव दिखाई दे रहा है। हाँ, एकदम तो अखिलेश से भी या बड़ा नहीं होगा, लेकिन वो स्टार्ट है। जैसे प्रशांत किशोर बिहार में है, चंद्रशेखर आजाद मैं मानता हूं कि यूपी में नया चेहरा बनकर उभरेगा, वो मायावती को रिप्लेस करेगा, क्योंकि वोटर चाहता है कि ये छिछोरे हैं, इनसे कुछ अपोजिशन की पॉलिटिक्स नहीं होगी। अगर मोदी भले हमको अच्छा लगता है, लेकिन मोदी तो अमरपट्टा लेकर तो आया नहीं है। अगर मोदी को बदलना हो तो अपोजिशन में हमारे पास चॉइस चाहिए, ये वोटर को समझता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि 70-80 साल में वोटर मैच्योर होता जा रहा है, और ये एनालिस्ट है वो इमेच्योर या एमेच्योर होते जा रहे हैं। जो चाहिए वो कर रहा है वोटर। तभी तो भाव आप समय से पहले बता देते हैं कि किस राज्य में क्या चुनाव की स्थिति रहेगी। वेस्ट बंगाल में जब सब कह रहे थे कि ममता दीदी वापस आएंगी, तब आपने कह दिया था कि बीजेपी जीतने वाली है। तब उस वक्त सबको काफी हैरानी हो रही थी, और आपका जो प्रोडिक्शन था जो बहुत समय से बहुत पहले था वो सही साबित हुआ। तो ऑफकोर्स यही रीजन है। और वो बात नहीं, मैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बिहार में भी मैंने पहले बोला था जी, क्योंकि माइंडसेट लोगों को माइंडसेट होता है ना, वो लोग बोल के नहीं दिखाते, लेकिन उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बोल के, और वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो ये बात होती है ना, ये बात होती है। इनको अभी देखो 5 साल पहले आम आदमी पार्टी को पंजाब में लोगों ने चुन कर लाया, थक गए थे लोग कांग्रेस से जी, लेकिन बीजेपी अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो रही थी। अब आप देखो कि उस विधानसभा के बाद लोकसभा में 4% से बीजेपी 18% पर आई। आज पंजाब में बीजेपी के लिए बड़ा होप है। क्यों? बीजेपी पंजाब में नया विकल्प है। तो ये देखना पड़ता है। हमारे दिमाग में जो चल रहा है ना, बस उसी को ही हकीकत समझे तो हम ना एनालिसिस कर पाते, ना चीजें समझ पाते। तो ये मुझे लगता है कि अगर बड़ी बात कोई हो रही है तो हमने अभी देश के लिए कांग्रेस को हटाकर नया सेंट्रल पार्टी बना दी है, वोटर मानता है, लेकिन अब हमें रियल अपोजिशन खड़ा करना पड़ेगा कि अगर इसको हटाए तो किसको लाए। एक समय था जब हम युवा थे, हम आंदोलन करते थे, ये सरकार निकम्मी, हम भी लाठी वगैरह खाए,
लेकिन हम मानते थे कि कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब गठबंधन की राजनीति लाई, तब वो बोले कि अपनी आइडियोलॉजी अलग रखो, सब लोग इकट्ठा आ जाओ और वोटिंग डिवीजन कम कर दो, तो वोटर को तो कॉन्फिडेंस आने दो कि कांग्रेस हार सकती है, इसलिए इकट्ठा आ जाओ। ये एक्चुअली बाबा साहब अम्बेडकर की आइडिया है कि अपनी आइडियोलॉजी खुटी को लगा के रखो और इकट्ठा हो जाओ। एक बार वोटर को कॉन्फिडेंस आने दो कि कांग्रेस हार सकती है, तो वोटर को वो कॉन्फिडेंस आ गया 50-60 साल में। अब वो बोलता है कि मुझे अल्टरनेटिव भी बनाया। बीजेपी को बीजेपी ने नहीं बनाया, वोटर ने बनाया। जो एसपीडी गवर्नमेंट थी, गठबंधन सरकार थी, जनता पार्टी फेल हो गई, जनता पार्टी जनता दल गठबंधन फेल हो गए, करते करते हम सिंगल पार्टी बिगर कांग्रेस लीड मेजोरिटी तक आ गए। ये एक्सपीरियंस वोटर ने किया। अब तगड़ा अपोजिशन, सच्चा अपोजिशन हो, इसके लिए वोटर प्रयास कर रहा है, ऐसे मैं मानता हूं। बिल्कुल, लेकिन बहुत छोटा सा मैं आपसे सवाल समझना चाहती हूँ, ये जो कुछ ट्रेंड अभी चल रहा है उत्तर प्रदेश पे, इसका कुछ प्रभाव नजर आएगा या फिर जैसा आप बोल रहे हैं जनता के स्वभाव को समझना? वो करेंगे। देखो, जिस ढंग से अखिलेश वगैरह जा रहे हैं, ये फिर मीडिया के लिए थिएट्रिक्स कर रहे हैं ना बदलाव के बारे में। मुझे एक बोलो कि तुम योगी पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन ले सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी तो लाइए ना। महिलाओं को जो सिक्योरिटी मिली है, तो वो जो मामला है वो अखिलेश का मतलब घूमने लेकर आएगा, ये लोगों के दिमाग में है। जो बिहार में भी था, मोदी जी जंगल राज बोल रहे थे, इन्होंने मजाक किया था, 20 साल हो गए लालू जाकर, लेकिन वो दिमाग से नहीं गया। तो इसलिए इतनी भी बुरी हालत नहीं है गवर्नमेंट की, यूपी की। कुछ लोग तो नाराज होते हैं। आप कुछ भी करो, घर में अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो सब आपसे खुश नहीं होते, किसी ना किसी की तो तकरार होती है। तो इसलिए बदलाव लाने के लिए विकल्प की पार्टी चाहिए, अल्टरनेटिव लीडरशिप चाहिए। योगी के जगह कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, दिखाओ, कोई भी नहीं है। नहीं विकल्प कोई। जिस ढंग से कानून कठोरता से वो इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो लाभ खड़ा करो, लोग अल्टरनेटिव लेते हैं ना। हम लाचार थे ना हमारे जमाने में, हम लैंडलाइन पर डिपेंडेंट थे। आज तुम्हारी जनरेशन है, वो मोबाइल लेते, एक दो खराब है बदल करो, मैं दूसरी सर्विस लेता हूं। वो हमारे लिए नहीं था। आज के लोगों के पास वो है तो लोग बदल करते हैं। तो इसलिए विकल्प की डेमोक्रेसी में जरूरत होती है, और वो जमाने से जुलती मिलती होनी चाहिए, जरूरतों से जुलनी चाहिए, उसका जुगाड़ होना चाहिए। वो नहीं दिखाई दे रहा अपोजिशन। ये पुराने जमाने के लोग हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि कहीं शादी है, अमुक 80 साल के हमारे जनरेशन की बूढ़े या बुढ़िया आती है, वो बोलते ये क्या बच्चियां नाच रही है। हमारे जमाने में नहीं होता था, समझे? तो आज का जमाना है, वो जिस ढंग से जीना है, तो आप नहीं होते तो आप मिसफिट हो जाते हो। तो ये अपोजिशन पार्टियां जो है ना, वो मेंटली बुढ़े हो चुके हैं, उनके पास नई आइडिया नहीं है। ये कोई कॉकरोच, उनका तरीका गलत है, सही है, बाजू में रखो, लेकिन इन्होंने इस्तीफा तो लेकर दिखाया ना कम से कम। क्यों नहीं बाकी राहुल गांधी इतना नाटक करते, क्यों नहीं पॉसिबल होता? क्योंकि तरीका आउटडेटेड है। और मुझे याद है कि उस समय 77 में राजनारायण का भाषण मैंने सुना था तालकटोरा स्टेडियम में, जनता युवा वगैरह करने थे, तो उन्होंने बोला क्या तुम पीछे पड़े हो, मोरारजी वाला है, चरण सिंह वाला है, हम बुड्ढों के पीछे क्यों हो? तुम हमको हटाओ, तुम पार्टी कब्जे में ले लो, ऐसा राजनारायण ने बोला था। और उसने उदाहरण बहुत अच्छा दिया, बोले हम सब गांधी की विधवाएं हैं, ऐसा कहा था। हम उनके हनीमून की यादें करती है ना बुढ़िया, और ढंग के लोग हैं। बोले देखो ये गुजरात के बच्चे, इन्होंने थालियां बजाई, लाइट ऑफ किया, ब्लैकआउट किया, सरकार गिर गई, और 6 महीने हम बिहार में लगे रहे, कुछ नहीं हुआ। तो वो फर्क होता है। नए जमाने की आइडियाज भी नहीं होती, आइडियाज भी नहीं। बहुत अहम बात आपको बोली है। कोई पुरानी रिवायती राजनीति कर रहा है विपक्ष आज भी, जिसका असर जनता पे नहीं हो रहा। कॉकरोच जनता पार्टी का आपने खिलाफ दिया, ये बहुत बेहतरीन बात है। और
और शायद इन लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए जैसे कि आपने कहा कि एक ऑल्टरनेटिव की आवश्यकता है और एक मजबूत सत्ता पक्ष के साथ एक मजबूत विपक्ष होना होता है, और डेमोक्रेसी में तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।